हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल आरडी स्टडी सेंटर में। दोस्त, आज की इस वीडियो में जो आपका भाई बताने वाला है वो बताने वाला है कि हम लोग का ये सीरीज चल रहा है। किस चीज़ का सीरीज चल रहा है? तो फिजिक्स सब्जेक्टिव क्लास का सीरीज हम लोग का चल रहा है। और ये सीरीज हम लोग को तब तक चलता रहेगा जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये हमारा सीरीज चलता रहेगा। ओके, तो हम आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बिहार बोर्ड में मतलब आना ही तय है। और ये ऑब्जेक्टिव जितने भी सब्जेक्टिव मैंने लिखा है वो मतलब 2011 में रखा है। और ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग चलिए सबसे पहले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्त? ऊर्जा स्रोत के रूप में, ध्यान सुनना है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन, फिर से, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य सूर्य की तुलना कीजिए। जीवाश्म ईंधन तथा सूर्य की तुलना कीजिए। मतलब दोस्त, जीवाश्म ईंधन है और सूर्य में हम लोग को अंतर बताना है और उनमें अंतर लिखिए। तुलना के लिए, तुलना का मतलब अंतर लिखना है हम लोग को। किसमें किसमें? एक जीवाश्म ईंधन में और दूसरा है हमें ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य। जीवाश्म ईंधन हमें और सूर्य में हम लोग का अंतर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो एक ओर लिख दिए जीवाश्म ईंधन और एक ओर लिख दिए, हमने लिखा है ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य। ठीक है, और फिर दो को कॉलम बना लेना है। यही हम लोग को तीन को कॉलम देगा तो तीन को कॉलम बनाते हैं। ठीक है, जैसे में आप पढ़े होंगे साइंस में अम्ल, क्षार तथा लवण, तो उसमें तीनों का अंतर पूछेगा तो तीन को कॉलम बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो दो को अंतर पूछा है ना। एक पूछा है जीवाश्म ईंधन, दूसरा पूछा है सूर्य के में अंतर हम अलग होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। पहला नंबर हमने लिखा है दोस्त, जीवाश्म ईंधन अनवीकरणीय होते हैं। मतलब दोस्त, जितने भी यहाँ पर जीवाश्म ईंधन है जो पृथ्वी पर पाए जाते हैं वो सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। जैसे में दोस्त कोयला है, लकड़ी है, ये सब एक न एक दिन समाप्त हो जाएगा। ये क्या है? जीवाश्म ईंधन है। और जो जलने से क्या देता है? CO2 देता है। जैसे में दोस्त, मान लीजिए आप कोयला को जलाएंगे तो कोयला तो अनवीकरणीय संसाधन है, लेकिन उसको जलाएंगे तो क्या होगा? धुआं निकलेगा कि नहीं? CO2 निकलेगा क्या? तो उसको बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। फिर ऊर्जा के स्रोत में सूर्य। इसमें देखिए ऊर्जा स्रोत के रूप में सूर्य क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। क्यों? ये प्राकृतिक द्वारा प्राप्त होता है। सूर्य क्या है? नवीकरणीय संसाधन जो कभी भी खत्म नहीं होना होगा। फिर दूसरा में हमने लिखा है यह भविष्य में समाप्त हो जाएगा। मतलब जो ये नवीकरणीय संसाधन जितने भी हैं वो भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट है, यह भविष्य में समाप्त न होने वाला ईंधन है। यह भविष्य में समाप्त न होने वाला ईंधन है। मतलब दोस्त, इसका कहने का ये अर्थ है कि ये भविष्य में कभी भी इसका अंत समाप्त नहीं हो सकता है। सूर्य है ना। 3 में हमने लिखा है इसमें प्रदूषण फैलता है। किसमें? अनवीकरणीय संसाधन जितने भी हैं उसमें क्या है? प्रदूषण फैलता है। प्रदूषण का मतलब होता है दोस्त, अगर आप किसी चीज को जला रहे हैं तो CO2 बनता है और CO2 जाकर पूरे वायुमंडल में फैल जाता है ना। जिससे कि अभी कभी देखोगे ना कि ज्यादातर को कभी कभी ऐसा अब स्थिति आ गया है दोस्त, घर बनाने की मतलब जहाँ पर पेड़ है वहाँ पेड़ों को काटा जा रहा है घर बनाने के लिए। लेकिन क्या होगा? आने वाली पीढ़ी में, आने वाला मतलब समय में एक दिन ऐसा आएगा कि क्या ऑक्सीजन की हम लोगों को कमी हो जाएगी, क्योंकि अनाधुन यहाँ पर पेड़ कटने जा रहे हैं है ना। मतलब डेली एक ना एक दिन आदमी पेड़ काटता है, लेकिन पेड़ काटना नहीं चाहिए। मतलब आपको जागरूकता फैलाना है कि भाई पेड़ मत काटो। फिर एक बात आता है जैसे में चिपको आंदोलन, जो सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में किया गया था, है ना। उसमें क्या कहते थे दोस्त, जो वहाँ के जो लोग थे पेड़ को बचाने के लिए, जब वहाँ के लोग जानते थे है ना, तो क्या करते थे? पेड़ से चिपक जाते थे। इसलिए पेड़ से चिपकना उसका नाम धर दिया गया चिपको आंदोलन। मतलब वो पेड़ को काटने नहीं देते थे। सेम वही बात है, आप लोग की जागरूकता फैलाए कि पेड़ मत काटो। ठीक है, तो अगर पेड़ कटेगा तो हम लोग क्या होगा? O2 की मात्रा मतलब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी एंड वायुमंडल में CO2 की मात्रा ज्यादा फैल जाएगी, जिसके हमें क्या होगा? महामारी की स्थिति फैल जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आपको जीवन में एक एक पेड़ लगाना है ना, तो चलिए यह भविष्य में समाप्त हो जाएगा। लेकिन ये क्या है? ऊर्जा के स्रोत में सूर्य। इसमें इसमें प्रदूषण नहीं फैलता है।
सूर्य से तो प्रदूषण नहीं फैलता है जितने भी नवीकरणीय संसाधन है। तो ये रहा हमारा अंतर, जो आप लोग को मतलब आ जाएगा तो सब्जेक्टिव के साथ साथ हम लोग का ऑब्जेक्टिव भी तैयार हो गया। क्या तैयार होगा? आप बोले क्या कि पूछ रहे कोयला कौन सा संसाधन है, तो अनवीकरणीय संसाधन है। बना कि नहीं? चलिए 2 नंबर हमने क्वेश्चन में लिखा है दोस्त। और एक बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को भी दबा देना, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा। ठीक है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नाभिकीय ऊर्जा किसे कहते हैं? हमें दोस्त बताना है जो नाभिकीय ऊर्जा है वो नाभिकीय ऊर्जा किसको कहते हैं। नो डाउट, तो नाभिकीय ऊर्जा उसे कहते हैं जो जो नाभिकीय संलयन, ध्यान सुनिएगा आगे, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप जो ऊर्जा प्राप्त होता है। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन, यहाँ पर संलयन जो कि एक आता है हाइड्रोजन बम होता है, एक आता है परमाणु बम आता है ना, इन दोनों में एक है नाभिकीय संलयन, एक है नाभिकीय विखंडन ना। उन दोनों के संयोग से, मतलब संयोग से जो प्राप्त होता है ऊर्जा, एनर्जी प्राप्त होती है, उसी को कहते हैं नाभिकीय ऊर्जा। हमने यही लिखा है, देखिए नाभिकीय विखंडन, देखिएगा नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन, फिर से नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप, फलस्वरूप हो गया प्राप्त, फलस्वरूप प्राप्त, देखिए प्राप्त ऊर्जा को नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं जी? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं, है ना। ये बहुत ही इंटरेस्ट क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग को याद होगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप प्राप्त ऊर्जा को क्या कहते हैं? नाभिकीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, इतना तो क्लियर है, सबको क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन को बोलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बायोगैस के संगठन में कौन कौन से गैस होते हैं? जो बायोगैस आप लोग जानते होंगे, बायोगैस, बायोगैस आप लोग तो पढ़ ही चुके हैं। बायोगैस वही जो गोबर से प्राप्त होता है ना, उसी को कहते हैं बायोगैस। जो बायोगैस होता है उनमें कौन कौन सी गैस होती है मिलकर? चलिए बायोगैस या जैव गैस, दोनों कहिए, नाम बात तो एक ही है। बायोगैस या जैव गैस मुख्यतः CH4, CH4 का मतलब होता है मेथेन, मैंने बताया था। फिर होता है CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दिया है दोस्त H2S का मतलब होता है हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S का मतलब होता है दोस्त हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है। फिर से बायोगैस या जैव गैस मुख्यतः मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड का मिश्रण है, जिसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, जिसमें 65% क्या होता है? मेथेन होता है। जो गोबर में 65% क्या होता है? मेथेन होता है, जिस कारण यह उत्तम ईंधन कहलाता है। तो गोबर में 65% तो मीथेन गैस पाते हैं, इसलिए इसको उत्तम ईंधन कहते हैं। और एक उत्तम ईंधन आता है, एक अच्छा ईंधन आता है। उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? जो जलने पर धुआं दे, जो जलने पर धुआं दे, जो एक दिन समाप्त हो जाए, उसी को कहते हैं उत्तम ईंधन। और एक आता है अच्छा ईंधन, जो जलने पर प्रदूषण न दे, जो कम एवं सहायता, मतलब कम एवं सस्ता सुविधा प्राप्त हो। हमने बताया था पीछे वाले वीडियो में अच्छा ईंधन के बारे में, है ना। तो इसको कहते हैं बायोगैस। समझ में आ गया ना? इसको उत्तम ईंधन किसे कहते हैं? फिर से एक बार, उत्तम ईंधन उसे कहते हैं जो जलने पर धुआं दे, जो एक दिन समाप्त हो जाए, उसे कहते हैं उत्तम ईंधन। ठीक है, तो ये रहा आप लोग का सब्जेक्टिव क्वेश्चन। इतना तो को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हमें आगे और क्वेश्चन को आपको लेकर बताता हूँ। ठीक है, इतना को जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तो दोस्तों अब हम आगे जानेंगे। आगे क्या जानेंगे? ध्यान से सुनेगा मेरे बात को। आगे हम जानेंगे कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखिए। मतलब दोस्तों हमें बताना है कि जो विद्युत जनित्र है उसका सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत जानने से पहले एक हमारे ये पिक्चर है, इसको देख लीजिए, ऑब्जर्व करिए, बड़ी से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा तो कुछ पाइएगा जरूर। हमने दोस्त एक चुंबक लिया, एक चुंबक में हमने क्या किया कि नॉर्थ और साउथ हमने डिनोट कर दिया ना, नॉर्थ और साउथ हमने डिनोट कर दिया। फिर हमने क्या किया, तो जो चुंबकीय रेखाएं हैं वो मतलब एक दूसरे को काटती नहीं है। दूसरी बात ये है दोस्त कि एक हमेशा बंद वक्र पूरा करती है। जैसे मैं सर्कल देखे ना, सर्कल
सर्कल देखे होंगे, जैसे ओवर ब्रिज होता है एकदम सर्कल की तरह ऐसा होता है ना, उसी तरह ये बंद वक्र रेखा पूरी करती हैं और इसी को कहते हैं चुंबकीय बल रेखा है ना। ये है, इसके सिद्धांत पर है हमने विद्युत जनित्र का सिद्धांत लिखेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। यहाँ से आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव तैयार हुआ, फिर से एक बार सुन लीजिए। विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है। पूछ देगा दोस्त आपके एग्जाम में कि विद्युत जनित्र है वो किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन 4 को दे रखा है, तो उस ऑप्शन में आप लोग क्या टिक करना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर। प्रेरणा जहां लिखा रहेगा ना ये वाला, उसी पर टिक करना है ना। तो क्या होगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर ये काम करता है कौन, विद्युत जनित्र। आप लोग को याद होगा। ठीक है, तो फिर से विद्युत जनित्र का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरणा पर आधारित है, नो डाउट। फिर दिया दोस्त, जब किसी हम लोग कुंडली को ध्यान सुनिएगा, कुंडली को तीव्र मतलब तेजी से, तीव्र नहीं होता है तेजी से जाओ, तीव्र मतलब तेजी से चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है। ये चुंबकीय, इसको तेजी से चुंबकीय कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घुमाया जाता है, तो कुंडली से संबंधित चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। जब हम एक मतलब जी हम ले लेते हैं कुंडली को तीव्र से घुमाते हैं, जल्दी से घुमाते हैं, तो उसमें जो कुंडली की संख्या होती है वो क्या होता है कि उसमें परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। ज्यादा से मतलब उस कुंडली को हम जो घुमाएंगे तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय रेखाओं की जो संख्या होती है, कुंडली की संख्या, वो क्या होता है तेजी से उसमें परिवर्तन होते रहते हैं और जो प्रेरित धारा है वो ज्यादातर बहने लगता है। और धारा की इस दिशा को फैराडे के दाहिने हाथ के नियम से मतलब लाया गया था। ये जो विद्युत जनित्र है ये फैराडे के दाहिने नियम से हाथ से लिया गया था। इस नियम का जो है विद्युत जनित्र का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आप लोग को एग्जाम में आप तो लिख ही सकते हैं, नहीं तो चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, है ना। ऐसा सबसे पहले आप कोई भी देखिएगा तो उसको चित्र बना लीजिए। चित्र बनाने से क्या होता है दोस्त, एग्जामिनर खुश होगा। चित्र में आपको 2 नंबर, अगर आप लोग को 2 नंबर पूछ दिया या 4 नंबर में, सॉरी 5 नंबर में, तो 2 नंबर का चित्र बना लेकर 3 नंबर लिख दीजिए आप, आंसर फुल, है ना। ऐसा ही करना है, एग्जाम को कैसे भी करके खुश रखना है। ठीक है दोस्त, तो आज हम इतना रह देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगती है तो इसको मैं बार बार कहता हूँ लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो पूरा ही अच्छी लगती है तो अपने दोस्त के पास सेंड कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।